हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेन स्टडी। माय नेम इज़ पीयूष और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी मेंस में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इसके पूछे जाने के GS2 पेपर में। तो आज का वीडियो है हमारा चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी पे। सो व्हाट इज़ चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी? Basically, it is a strategy by the companies, by the manufacturing companies around the world to diversify their supply chain and manufacturing activity away from China. Basically, this is a risk mitigating measures by these companies. वो अपनी डिपेंडेंसी चाइना पे रिड्यूस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन, यानी जो बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स है, क्रिटिकल मिनरल्स है, ये चाइना से सप्लाई होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है जो है वो लाया गया है। सो बिफोर वी मूव फर्दर, लेट अस अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस इशू। तो ये सब शुरू होता है विद द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट में कन्वर्ट करता है जहां पे सारी कंट्री जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू सप्लाई चेन। चाइना में भी ग्लोबलाइजेशन आता है इन द ईयर 1978। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है चाइना में। वो जो है धीरे धीरे वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट होना शुरू होता है, जुड़ना शुरू होता है, एंड इट इज रेफर्ड एज द फॉल ऑफ द बैम्बू कर्टेन। बैम्बू कर्टेन बेसिकली एक मेटाफर है, उसको यूज किया जाता है टू शो द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द कम्युनिस्ट चाइना और जो कैपिटलिस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थी या साउथ एशियन कंट्री थी, इनके बीच में जो डिवीजन था उसको बैम्बू कर्टेन बोला जाता है। तो 1978 को बोला जाता है, उसके बाद से द फॉल ऑफ द बैम्बू कर्टेन स्टार्ट्स और धीरे धीरे चाइना जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट होना शुरू करता है। नाउ चाइना हैड सर्टेन एडवांटेजेस जिसके कारण वो एक प्रोडक्शन सेंटर बन जाता है ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा चाइना की तरफ अट्रैक्ट होती है। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ह्यूज कंज्यूमर मार्केट, चाइनीज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, कंज्यूमर मार्केट काफ़ी ज़्यादा होता है, ग्रोथ रेट चाइना का इन दोज ईयर्स काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, कॉस्ट एडवांटेज होता है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट लेबर, यानी जो लेबर अवेलेबिलिटी है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, एट द सेम टाइम लो कॉस्ट पे थी, तो जिससे कंपनी जो है वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद दीज फैक्टर्स लेड टू द राइज ऑफ चाइना एज अ प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि चाइना को एक अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन या इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करती है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजन है, लाइक सिंगल पार्टी रूल। सिंगल पार्टी रूल होने की वजह से एक स्टेबिलिटी होती है चाइना के जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वहाँ पे स्टेबिलिटी देखा जाता है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ लेबर रेगुलेशन एज वेल एज इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, तो कंपनीज की जो कंप्लायंस जो रिक्वायरमेंट है वो उस वक्त काफ़ी कम थी चाइना में इन टर्म्स ऑफ लेबर और इन्वायरमेंटल, तो इसके कारण काफ़ी कंपनी जो है वो चाइना की तरफ अट्रैक्ट हुई। अगेन चाइना हैज़ ह्यूज नेचुरल रिसोर्स, तो कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए यू नीड रॉ मटेरियल्स, यू नीड नेचुरल रिसोर्सेज। उसके साथ साथ लोकेशन भी काफ़ी फेवरेबल है चाइना का, बहुत सारे पोर्ट्स है चाइना में, एक्सेसिबिलिटी है, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन चारों तरफ, तो लोकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एंड साथ ही करेंसी मैनिपुलेशन, चाइना इज नोन फॉर इट्स करेंसी मैनिपुलेशन, जिससे वो अपने एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जिससे कि चाइना बिकेम अ हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अ हब फॉर प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। बट अभी रिसेंट टाइम में कुछ अराउंड अ डिकेड अगो देखा गया कि धीरे धीरे जो ट्रस्ट है वो इरोड होने लगा ऑफ दिस कंपनीज इन चाइना। ठीक है, अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले है द लैक ऑफ मार्केट एक्सेस। तो ऑल्दो कंपनीज आर अलाउड टू सेट अप देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन चाइना, बट दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द चाइनीज मार्केट। तो चाइना का काफ़ी ज़्यादा फोकस है सेल्फ रिलायंस पे, सेल्फ डिपेंडेंस पे, जिसके कारण जो मार्केट एक्सेस है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता बाहर की कंपनीज को। उसके बाद इंटीग्रेशन नहीं हुआ, ऑल्दो ग्लोबलाइजेशन जो है वो चाइना तक पहुंचा, चाइना इज राइट नाउ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, बट जो ट्रू इंटीग्रेशन है वो नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज शेयरिंग हुआ, या इकोनॉमिकली भी या फाइनेंशियली भी चाइना इज नॉट दैट वेल इंटीग्रेटेड इन द इकोनॉमी या थ्रू आउट द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी अगेन एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है, इससे एक अनसर्टेनिटी जनरेट हो जाती है, जैसे कि आने वाले टाइम में अभी ऐसा माना जा रहा है कि चाइना और भी डिवैल्यू कर सकता है अपना करेंसी टू मेक इट्स एक्सपोर्ट मोर कम्पिटिटिव। वायलेशन ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो चाइना के ऊपर हमेशा से एलिगेशंस लगते रहे हैं कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट करता है। वहाँ पे ऐसा कोई मतलब जो बाहर की कंपनीज हैं जो उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो इनोवेशन है, उसको वो
कॉपी करता है। तो ये सारे वायलेशंस के भी एलिगेशंस लगते रहे हैं चाइना पे। साथ ही राइजिंग लेबर कॉस्ट, तो पहले ये चाइना के लिए एडवांटेज था कि जो लेबर कॉस्ट था वो काफ़ी कम था चाइना में, लेबर अवेलेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। बट अभी क्या देखा गया है कि पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रही है। पहले की तरह अभी की जनरेशन दे आर नॉट फोर्स्ड टू डू मैन्युफैक्चरिंग वर्क एट लो कॉस्ट, लो वेजेस पे उनको काम करने के ऐसा कोई उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, बिकॉज दे हैव अवेलेबल रिसोर्सेज। साथ ही गवर्नमेंट भी रिफॉर्म्स ला रही है जिसमें कि वो लेबर प्रोटेक्शंस को इंक्रीज कर रही है, वेजेस को इंक्रीज कर रही है। तो जिससे कि जो एडवांटेज था चाइना के पास लेबर कॉस्ट का, लो लेबर कॉस्ट का, वो अब नहीं है। तो जो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अब चाइना में इंक्रीज हो रहा है। साथ ही लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, तो चाइनीज जो प्रोडक्ट्स होते हैं अगेन इट इज़ इनफेमस फॉर इट्स लैक ऑफ हाई स्टैंडर्ड। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसके कारण जो है वो जो इरोजन है वो धीरे धीरे इरोड हो, जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे इरोड हो रहा है चाइनीज इकोनॉमी में, या चाइना एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब जो कि देखते थे कंपनी। उसके अलावा अभी रिसेंट कुछ ईयर्स बैक ये जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, ये अगेन रिसर्जेंस हुआ इसका ड्यू टू टू मेन रीजन। पहला है द यूएस चाइना ट्रेड वॉर। तो जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे चाइना का, तो उस वक्त यूएस चाइना ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था। उसके कारण भी जो कंपनीज हैं दे हैड सम एप्रीहेंशन अबाउट चाइना। और साथ ही कोविड-19 पेंडेमिक जब आया तो यहाँ पे चाइना ने फॉलो किया जीरो कोविड पॉलिसी, यानी उन्होंने सारे जो एक्सपोर्ट्स थे अपने कंट्री से उससे शट डाउन कर दिया, पूरी तरह से अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर दिया, जिससे कि वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन थी उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचा, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन वाज हिट, क्योंकि बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स है, बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स है वो चाइना से ही सप्लाई होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसके बाद डिसाइड किया गया, इन कंपनीज ने डिसाइड किया कि वो जो अपना जो डिपेंडेंसी है चाइना पे उसे धीरे धीरे करके रिड्यूस करेंगी, अपने सप्लाई चेन जो है उसको डाइवर्सिफाई करेंगी, ताकि रिस्क जो है वो इस तरह का रिस्क जो है वो उसे मिटिगेट किया जा सके। नाउ व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया का अपने आप में एक लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है। वी आर राइट नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन द प्लैनेट राइट नाउ। तो हमारा अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है। तो दिस इज अ अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर द कंपनीज हु वांट टू बनाना चाहते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहते हैं कहीं पे। तो चाइना के अलावा इंडिया कुड बी अनदर ग्रेट ऑप्शन फॉर देम। डेमोक्रेटिक डिविडेंड इंडिया का, यानी अराउंड कह सकते हैं 28 से 29% जो पॉपुलेशन है इंडिया की 2023 में, दैट वाज बिलो 30 ईयर्स। वही चाइना की बात करें तो इट वाज 20%। तो इंडिया में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो काफ़ी ज़्यादा है, यूथ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि यहाँ पे भी लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट, कंड्यूसिव बिजनेस इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे सिंस लेबर कॉस्ट कम है, ये सारे रीजंस है जिसके कारण जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे भी बेटर है, इंडिया में पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई है, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, ताकि जो हमारी लेबर फोर्स है, जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड हो, जो डिमांड्स है इंडस्ट्री की उसके अकॉर्डिंगली वो स्किल्ड होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, रोड, रेलवेज़, इन सब चीज़ों पे, लॉजिस्टिक्स वगैरह पे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है उसे कम करने की कोशिश की गई है। साथ ही डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, तो इंडिया का जो है वेस्ट के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है अभी के टाइम में। बहुत सारे ग्रुप्स हैं लाइक I2U2 जैसे ग्रुप्स हैं, क्वाड है, इन सारे ग्रुप्स का इंडिया मेंबर है। तो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है राइट नाउ वो काफ़ी एक्टिव, और जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है इट इज़ ऑल्सो ऑन द राइज। तो ये सब रीज़न है जिसके कारण इंडिया के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ये जो सिचुएशन है इसका फ़ायदा उठाए टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। बट कुछ चैलेंजेस भी है। डिस्पाइट दीज अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया अभी तक जो है वो इस चीज़ को अच्छे से इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाया, एडवांटेज नहीं ले पाया है, क्योंकि और भी कंट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी बेटर ऑप्शन दे हैव प्रूव्ड बी अ बेटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। देखा गया कि बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो वियतनाम को चूज़ कर रही है, कंबोडिया जैसी कंट्री को चूज़ कर रही है। तो इंडिया कहीं ना कहीं वो जो एक एडवांटेज था जो ले सकता था वो अभी तक नहीं ले पाया है। साथ ही जो बिजनेस परसेप्शन है इंडिया में अभी भी उतना अच्छा नहीं है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, अभी भी बहुत सारे हर्डल्स हैं इंडिया में। टैरिफ रेट काफ़ी ज़्यादा है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, अराउंड 40 to 15% जो है वो टैरिफ रेट है इंडिया में, जिससे कि जो कम्पिटिटिव एज है वो घटता है इंडिया का।
उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल इट नीड्स अ लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर हम चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल फार बिहाइंड। स्किल मिसमैच अभी भी है, डिस्पाइट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अभी भी स्किल मिसमैच है। लैंड एक्विजिशन में काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। जो लैंड एक्विजिशन चाहिए इंडस्ट्री वगैरह के लिए, इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, कोर्ट केसेस काफ़ी दिनों तक चलते हैं। तो लैंड एक्विजिशन इज स्टिल नॉट एज स्मूथ। उसके साथ ही करप्शन, जो ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है अभी भी। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स है जिसके कारण इंडिया जो है इट स्टिल इज नॉट एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ चाइना +1 स्ट्रैटेजी। बट आने वाले टाइम में वी विल सी, होपफुली इंडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज़ेन स्टडी।